हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 6। तो 5 जो सैम्पल पेपर है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे सेक्शन ए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन। तो अरब स्प्रिंग जो है ना, अरब आंदोलन जो है, ये कौन से कंट्रीज़ में देखा गया है? तो यमन एंड बहराइन यहाँ पे भी देखा गया है, लीबिया में भी देखा गया है एंड सीरिया में भी देखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दंगे फसाद किए थे, लोगों ने प्रोटेस्ट की थी, धरना दिया था, है ना। तो बहुत ज़्यादा उपद्रव यहाँ लोगों ने मचाया था क्योंकि सरकार जो है उनकी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर रही थी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। देखो जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ईरान में जो हुए थे दंगे, तो वो क्या है, वहाँ पे सरकार से लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं, तो जब वो कंप्लीट नहीं होती हैं तो लोग प्रोटेस्ट में उतर आते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ें देखने को मिली थी। ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट था जो लोगों के द्वारा चलाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। तो ओपन डोर पॉलिसी जो है ये कौन से नेशन ने अडॉप्ट किया था? तो ये अडॉप्ट किया था चाइना ने, डेंग जियापिंग के टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द कंट्रीज विच यूज्ड WTO टू एडवांस इट्स ओन इंटरेस्ट आर। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको लीड करने वाले कौन से कंट्रीज? एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने अपने पर्पस की वजह से इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इनकी ब्यूरोक्रेसी भी चलती है इन कंट्रीज़ की यहाँ पे। तो ये है USA, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। देखो USA है तो यूरोपियन यूनियन किसके पैरेलल में ही चलता है, और जापान। ये तीनों ही कंट्रीज़ जो हैं ये मार्केट पे अपना दबदबा बना के रखते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये कौन से टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1951 में। ठीक है। तो जहाँ पे क्या है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर को फोकस किया था, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर ईस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, वो पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है इनको इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है। तो ये कौन से स्टेट है? तो ये तीनों ही हैं, त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय भी है। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, ये एक तरीके से ट्राइबल एरिया है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने आप को बिल्कुल अलग मानते थे शुरू से ही। ये मतलब बोलते थे कि भाई हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ये इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर इनको किया जाता है। ओके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन, और यहाँ पे क्या है, स्टेट्स हैं। तो आपको बतानी है, इनके ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो पहला है सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड। तो ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में। ठीक है। तो वहाँ पे जो है रिलीजियस आइडेंटिटी है एक तरीके से इस स्टेट में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 3। बी में है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड टेंशन विद सेंटर। तो यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है जिसकी टेंशन हमेशा बनी रहती है लिंग्विस्टिक बेस पर? तो ये है तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु जो है ये तमिल को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहता था, लेकिन जो है ये सबके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, सारे लोग जो है तमिल नहीं बोल सकते। तो इसीलिए क्या है, हम लोग हिंदी को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अभी तक जो है डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेस पे कौन सा स्टेट जाना जाता है? ये है तमिलनाडु। सी बोल रहा है रीजनल इम्बैलेंस लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टेटहुड। तो रीजनल इम्बैलेंस की डिमांड जो है ये कहाँ पे उठी थी? ये उठी थी झारखंड में। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, बिहार से अलग हुआ है झारखंड। और उसके बाद डी बोल रहा है सक्सेशनिस्ट डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो ट्राइबल आइडेंटिटी रखते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे स्टेट में आए और वहाँ पे सेटल हो, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी जो है वो ट्राइब से है। तो उनकी ट्राइब्स में कोई खलन नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? तो 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन। तो ये कहाँ पे है WHO को ऑर्गेनाइजेशन? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फाउंडर स्टेट साइंड द UN चार्टर इन 1945। तो जब UN बना था 1945 में, जो लीग ऑफ नेशन है उसका सक्सेसर है ये UN। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चार्टर साइन किया था वो किया था 51 कंट्रीज ने, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है नेक्स्ट,
नाइन्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद बहुजन समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पे कौन से लीडर्स जो हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है नॉट पर, ठीक है ना। तो समटाइम्स क्या होता है, बच्चे जो है नॉट को ही नहीं पढ़ते हैं और इस वजह से फिर उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है नॉट पर। तो यहाँ पे जो बीपी मंडल है ये तो नहीं थे, है ना। बीपी मंडल जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, मंडल कमीशन से, जहाँ पे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को जो है रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। और बीपी सिंह जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कांसी राम, ये तो पॉलिटिकल लीडर है। उसके बाद कांसी राम जो हैं ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको यूपी में क्या बोलते हैं, बसपा, बीएसपी। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं करते हैं। तो कौन कौन नहीं करता है, बीपी मंडल नहीं करते हैं और वीपी सिंह भी नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, कांसीराम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्शंस बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 के लिए दे रखे हैं। दीज आर ऑप्शंस और ये कॉमन है दोनों ही क्वेश्चंस के लिए, 10 के लिए भी और 11 के लिए भी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। The first 5-year plan addressed mainly the agrarian sector including the investment in dams and irrigation। तो ये प्रीवियस जो सैम्पल पेपर है ना वहाँ पे भी बताया गया था। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा पहला 5-year प्लान था वो एग्रीगेरियन के लिए था। हमें ना एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने थे, बिकॉज द पार्टीशन हो चुका था। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए क्या किया था, कुछ रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे, ठीक है। और इसका रीज़न क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज हिट होल्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट 5-year प्लान जो है बिलोंग करता है एग्रीगेरियन सेक्टर से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं 11th क्वेश्चन पे। असर्शन क्या बोल रहा है, द इरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1989। ये बिल्कुल सही है। मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिशन गवर्नमेंट, ग्रांड अलायंस, मैंने कई बार आपको बताया है ये 1989 में ही स्टार्ट हुआ था। वैसे अलायंसेस तो पहले भी होते थे, लेकिन ग्रांड अलायंस, कोई भी जो पार्टी है वो सिंगली खड़ी नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको किसी न किसी से अलायंस करना पड़ रहा था। तो इलेक्शन इन 1989 लेड टू डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड एंडेड इट्स डोमिनेंस ओवर द इंडियन नेशनल पार्टी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है ये 1989 में क्या है, एक तरीके से कांग्रेस का डोमिनेशन ही खत्म हो जाता है। तब एक तरीके से कोलिशन करके बनाना पड़ता है अपनी पार्टी को। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी जो है ये एंड हो जाती है 1989 के समय पे, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन को देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको डेट वाइज इसको मेंशन करना है। तो पहला जो ये है, सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1979 के टाइम पर, ठीक है, जब यूएसएसआर ने मतलब इन्वेट किया था अफगानिस्तान के ऊपर। उसके बाद है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। तो ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है, जब लोग जो है बर्लिन वॉल को गिरा देते हैं जर्मनी के अंदर। तो ये है 1989। उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, पूरी तरीके से कब खत्म हो जाता है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो है अबॉलिश्ड हो जाता है। तो ये होता है 1991 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना ये अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है सैम्पल पेपर में, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है ये इराक में चलाया गया था अमेरिका के द्वारा, जब इराक पे जो चार्जेस लगे थे ना कि बहुत लार्ज लेवल पे वो मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसी चार्जेस पे यहाँ पे अमेरिका और उसके बाकी के जो ये नाटो की जो आर्मी है उन लोगों ने यहाँ पे एक फ्रीडम के लिए ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम दिया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये हुआ था 2003 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सीक्वेंस कैसे बनेगा, 79, 89, हाँ ये 1 2 3 4 ही बन गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन बी। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन बोल रहा है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड बाय द रिच एंड द पुअर नेशन टू प्रोटेक्ट द अर्थ एट रियो समिट। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस था ना ये देखा गया था रियो समिट में, क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ है ना वो एक तरीके से नॉर्थ ग्लोबल कंट्रीज़ को बोला जाता है, जो नॉर्थ में आते हैं, और जो साउथ ग्लोबल कंट्रीज़ है ना उनको पुअर बोला जाता है। तो इसीलिए नॉर्थ का क्या था एजेंडा कि भाई हम लोगों को क्या करना है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, एनवायरनमेंट को अच्छा करना
करना है, और साउथ में क्या हो रहा था, यहाँ पे उनको इकोनॉमी पे भी ध्यान देना था, क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और जो नॉर्थ का पार्ट है वो मोस्टली डेवलप हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी रियो समिट में। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स ऐसे डाल देना। उसके बाद 14th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज डिफेक्शन स्टैंड फॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स, हाईलाइट एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो डिफेक्शन जो है ना, इसका मतलब क्या है और इसके क्या 2 डीमेरिट्स आपको लिखने हैं। तो डिफेक्शन जो है 1967 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये यहाँ पे क्या है, जैसे दल बदल, कि कोई भी जो नेता है वो अपना दल बदल सकता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके क्या डीमेरिट्स हैं ये आपको बताने हैं। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल बताने हैं आपको जवाहरलाल नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के। तो पहला डाल देना नैम, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था। दूसरा पंचशील ट्रीटी जो की थी ये जवाहरलाल नेहरू ने, जो इन लाइन है, तो उसके बारे में डाल देना। कोई भी 2 प्रिंसिपल आप डाल सकते हो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। उसके बाद 16th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज नॉन कांग्रेसिज्म। तो नॉन कांग्रेसिज्म की जो थ्योरी थी ना, ये राम मनोहर लोहिया ने दी थी, क्योंकि ये कांग्रेस के बहुत खिलाफ थे। ये बोलते थे जो कांग्रेस है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पीपल, पुअर पीपल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो एंटी कांग्रेसिज्म जो है ये थ्योरी इन्होंने दी थी। तो यहाँ पे नॉन कांग्रेसिज्म वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके 17th क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है, वाई एंड हाउ डिड द मिजो मूवमेंट फॉर द सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट। तो जो मिजोरम है ना, ये आसाम से अलग हुआ था, जो मिजो हिल्स है उसके द्वारा वहाँ पे पार्टीशन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट चलाया था कि भाई हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, मतलब इंडिया से अलग कंट्री हमको बनाना है। तो यहाँ पे इसको जो सपोर्ट दिया गया था उसके बारे में आपको लिखना है कि क्योंकि ये लोग मानते थे कि हम जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं है, हम शुरू से ही अलग रहे हैं, है ना, हम जो है प्रिंसली स्टेट्स रहे हैं, तो इसलिए हमें इंडिया के साथ अलाइन नहीं करना है, इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस रिलेटेड आप डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द 2 इश्यूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे कोई भी आप 2 इश्यूज डाल सकते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड डोमिनेशन का। जैसे वहाँ पे क्या है कि भाई आप वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो क्या है, ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल जो है वो अपनी एक तरीके से आइसोलेशन चाहिए, उनको अलग रहना पसंद होता है ट्राइब्स को, वो मतलब ज़्यादा किसी से लिंक नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो ये था कि भाई कोई भी वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता, उनको खुद की ऑटोनॉमी चाहिए, और ऑटोनॉमी और आउटसाइडर्स, ये 2 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब मूव करेंगे सेक्शन सी पे। तो यहाँ पे देखेंगे 19th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबल कॉमन्स, हाउ आर दे एक्सप्लॉयटेड एंड पॉल्यूटेड। तो ग्लोबल कॉमन्स जो हैं ये क्या होता है, जहाँ पे किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें जो सबके लिए कॉमन है, जैसे ओशन फ्लोर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, है ना, अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, ओशन है, वो आपका ये सब ग्लोबल कॉमन्स के अंडर में आएगा, है ना। तो ये बता रहा है कि ग्लोबल कॉमन्स जो है ये हाउ दे एक्सप्लॉयटेड एंड पॉल्यूटेड, तो किस वजह से ये एक्सप्लॉयट किए गए हैं, पॉल्यूट किए गए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन। तो ग्लोबलाइजेशन के आपको 2 कोई भी अच्छी कारण बताने हैं और कोई भी 2 बुरे कारण बताने हैं। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन में अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं कि भाई हम जो हैं वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं, ट्रेड अच्छा खासा हो पा रहा है, इकोनॉमिकली हम अपने आप को स्ट्रेंथ दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव में डाल सकते हो। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया है, कॉम्पिटिशन अच्छा खासा हो गया, क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेगेटिव में आप क्या डाल सकते हो कि जैसे हम दूसरे कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में आके जो है अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, है ना, और ग्लोबलाइजेशन से क्या है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, एक होड़ सी मच गई है सारे कंट्रीज़ को जो है वो आगे जाने के लिए, तो ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21st क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। तो 1971 के बारे में बताना है। तो इसमें तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा था, इंडिया के मिलिट्री ने ही एक तरीके से बांग्लादेश को आज़ाद कराया है पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना ये डेमोक्रेसी चाहता था, सेकुलरिज्म चाहता था, तो इसी को हमने ये दिलवाया है पाकिस्तान से, नहीं तो पाकिस्तान इसको अपने अंडर में रखना चाहता था, ठीक है। 22nd क्वेश्चन हम देखेंगे, असेस द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया बिफोर द जनरल इलेक्शन ऑफ 1967।
1967 से पहले इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी इंडिया की? तो बहुत बेकार थी, क्योंकि हम जो है वो फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे, फ्लड, फेमाइंस वगैरह ये सब आ रखी थी, और हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पुअर थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी है इसके अंदर। उसके बाद और भी जो है आंसर आप राइटिंग कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करना कि क्या लिखना है हमें, तो ये सारे आंसर जो है आप अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस इन द इनिशियल 3 जनरल इलेक्शंस। देखो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी ना, ये लगातार 3 बार जीती थी। क्यों? क्योंकि इसका डोमिनेंस बना हुआ था, बहुत अच्छे लीडर्स इसके अंदर थे, और ये सबसे पुरानी और सबसे पहली पार्टी थी। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें जो है इसमें हमारे जो लीडर्स हैं, हर तरीके के लीडर्स यहाँ पे मिलते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, इंटेलिजेंट थे, तो इसीलिए इसने अपना दबदबा बना के रखा हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे और पार्टीज मर्ज होने लग जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी कमियों की वजह से जो कांग्रेस है वो अपना डोमिनेंस खोती चली जाती है। ठीक है, 23rd में हम देखेंगे हु वॉज जयप्रकाश नारायण एंड वॉट डिड ही एडवोकेटेड। तो जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो ये बिहार के लीडर थे, एक्चुअली ये बिहार से बिलोंग करते थे, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने इंडिया को एक तरीके से आईना दिखाया कि भाई तुम कैसे करप्ट होते जा रहे हो, है ना, किस तरीके से तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने यूथ के माध्यम से दिखाई थी। तो गुजरात और बिहार में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जो है ना ये प्रोटेस्ट करवाया था, और टोटल रेवोल्यूशन जो है ये इसकी भी जनक जो है जयप्रकाश नारायण बोले जाते हैं कि भाई हमारा जो मूवमेंट है ना वो सिर्फ गुजरात और बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे इंडिया में हम उसको फैलाएंगे। तो इसीलिए उसको बोला जाता है टोटल रेवोल्यूशन, लेकिन पूरी तरीके से नॉन वायलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेन द मेजर आउटकम्स ऑफ 1977 लोकसभा इलेक्शंस। तो लोकसभा इलेक्शंस 1977 के क्या आउटकम्स निकल के आते हैं? तो भाई यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है ये पूरी तरीके से हार जाती हैं यहाँ पे, और जनता पार्टी जो है ये पावर में आती है, और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है तो कांग्रेस शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने जो गलतियां की थी 75 के समय पर इमरजेंसी वगैरह ये सब लगा के, तो इंदिरा गांधी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी खो देती हैं इमरजेंसी के बाद, और वो रायबरेली से हार जाती हैं, और उनका जो बेटा होता है अमेठी से हार जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे आउटकम्स देखने को मिले हैं, और जनता पार्टी जो पावर में आती है, लेकिन यहाँ पे जनता पार्टी भी जो है ना वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है, 18 महीने ही अपनी सरकार बना पाती है, फिर से इंदिरा गांधी आ जाती है। ठीक है ना, तो लेकिन हमें यहाँ पे आउटकम्स के बारे में बताना है 1977 के। अब हम मूव करेंगे सेक्शन डी पर। तो ये पैसेज दे रखा है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पूरा पढ़ना है, ये नेटो से रिलेटेड है, मार्शल लॉ, ये सारा जो है ये आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन देखेंगे, द फाइनेंशियल हेल्प वाज एक्सटेंडेड बाय द अमेरिका फॉर रिवाइविंग डैश इकोनॉमी। तो अमेरिका ने जो है किस कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करवाया था? तो ये रिवाइव करवाया था यूरोपियन, है ना। तो यूरोपियन यूनियन जो है, जो मार्शल प्लान लेकर आया था अमेरिका, तो उसी के अंडर में यूरोपियन यूनियन का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाता है, और पूरी तरीके से फॉर्म कब होता है? 1992 में हो जाता है इसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी। उसके बाद सेकंड पे मूव करते हैं, व्हाट वाज द कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द यूएस। तो यहाँ पे हो गया भाई, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि जहाँ पे जो यूएस है वो एक तरीके से मिलिट्री अलायंस बनाता है कंट्रीज की, तो ये है आपका नेटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें आज की डेट में 31 कंट्रीज आते हैं, जब ये बना था तब 12 कंट्रीज समथिंग कुछ थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसका अलायंस बनाता है जो सब सिक्योरिटी का काम करते हैं, यानी एक भी अगर कंट्री को थ्रेट होता है तो बाकी के सारे कंट्रीज जो हैं वो उनके ऊपर भी एक तरीके से थ्रेट माना जाता है, और वो सब लड़ते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन कि वाई वॉज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं OEEC एस्टैब्लिश। तो ये क्यों बनाया गया था? ये इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है ना इसको लाने के लिए बनाया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि भाई इनकी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, इसीलिए इनको इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये बनाया गया था टू एड द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी केम इनटू लाइट। तो ये कब बना था, कौन से ईयर में बना था? तो ये बना था 1957 में।
तो यहाँ पे हम देखेंगे 25th क्वेश्चन, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड मैप दे रखा है एक तरीके से। तो यहाँ पे भैया आपका यूरोप के बारे में पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड मैप में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 मार्किंग दे रखी होंगी आपको मैप में, तो आपको पहचानना है ये कौन सा कंट्री है। तो यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, अ कंट्री दैट विटनेस्ड अ सिविल वॉर्स दैट वेंट फॉर 10 ईयर्स, यानी ऐसा कौन सा कंट्री था जहाँ पर 10 ईयर्स तक सिविल वॉर चली थी। तो ये है तजाकिस्तान। ठीक है, तो तजाकिस्तान को आप लोकेट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। तो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, वैसे रशिया है, लेकिन रशिया के ही जस्ट साथ में ही सेंट्रल एशिया का जो कंट्री है उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है अ कंट्री विच टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है यूएसएसआर का जिसमें यूएन में उसकी सीट है, परमानेंट सीट है, तो वो है रशिया। उसके बाद नेक्स्ट है अ स्टेट वेयर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस केम फ्रॉम 2 प्रोविंस दैट रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, तो ये आपको जो है वर्ल्ड मैप में मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना और उसकी लोकेशन ज़रूर मार्क कर लेना कि कहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे इसका मैप देख लेते हैं हम, वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप की पिक है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर ए है ना तजाकिस्तान, ये समथिंग यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो बी है उज्बेकिस्तान, ये ऑयल और गैस का जो प्रोड्यूसर है ये यहाँ पे आएगा, इधर रशिया के जस्ट नीचे तजाकिस्तान है, उसके जस्ट और नीचे जो है यहाँ पे उज्बेकिस्तान कर लेना। और थर्ड का आंसर तो सीधा रशिया है ही, और डी जो है ये जॉर्जिया, ये यहाँ पे इधर आएगा, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लोकेशन में आएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आप मार्क कर लेना इसको। 26 क्वेश्चन बोल रहा है मेक अ केयरफुल स्टडी ऑफ द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको पिक्चर पहचाननी है यहाँ पे, तो ये आपको केयरफुली बताना है कि भाई इमेज में ना किसके बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज इन द इमेज। तो यहाँ पे जो ये इमेज है आप देखिए, टोपी जो पहने हुए हैं ये आप पहचान जाओगे, जवाहरलाल नेहरू हैं, और इनके साथ जो है ये हरी सिंह जो जम्मू कश्मीर के लीडर थे। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो है एक मेमोरेंडम साइन हो रहा है कि विच एग्रीमेंट बिटवीन द टू वॉज साइन। तो 2 कंट्रीज के बीच में जो है ये क्या साइन हो रहा है, तो ये साइन हो रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है आर्टिकल 370 जो आज की डेट में अबॉलिश हो चुका है, अब नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है जम्मू कश्मीर को दिए गए थे, उसको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दे दिया गया था। उसका देखेंगे सेक्शन ई। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, 6 मार्क्स आंसर हैं ये। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, व्हेन एंड वाई डिड अ लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगेन इन इंडिया। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सारे ही सैम्पल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप कोलिशन गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार करना ही है आपको 6 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या फेज रहा है कोलिशन पॉलिटिक्स का हमारे इंडिया के अंदर। एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी के बारे में बोल रहा है। तो मंडल कमीशन को याद रखना है, मंडल कमीशन के समय पे ही इसको यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को कंसिडर किया गया था। जैसे यहाँ पे क्या था ना, जो कांग्रेस है वो SC STs वगैरह की तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान दे रही थी, लेकिन जो नॉन कांग्रेसिज्म वाले जो लोग हैं ना, जो अदर पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने भी फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस की तरफ ध्यान देना शुरू किया और उनके लिए भी 27% रिजर्वेशन जो है यहाँ पे दिलवाया। ठीक है, उसका नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो श्रीलंका में सबसे मेन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये तमिल टाइगर्स एंड सिंघालास के बीच में था। तो इस वजह से क्या यहाँ पे लोकली और इन लोगों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसी में ही जो लिटे ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम बोलते हैं, तो वहाँ पे झड़प हो जाती है इंडियन मिलिट्री की। तो यहीं से जो है ये लोग दुश्मनी पाल लेते हैं और ये राजीव गांधी को जो बॉम्ब से उड़ाने का जो काम है ना, वो लिटे की एक लेडी जो है वो करती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है ये इसमें होती है, लेकिन आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस डालने हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्कस सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान विच आर ऑफ द इंटरनेशनल नेचर। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के क्या इश्यूज रहे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो सबसे पहला ही कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए और वो हम दे नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे सेकंड जो इशू है ना, आप डाल सकते हो जैसे POK वाला जो हो गया था इशू, वो डाल सकते हो, है ना। सियाचिन ग्लेशियर जो है
इतना हार्श क्लाइमेट में भी हमारी फ़ौज वहाँ पे तैनात रहती है, वो डाल सकते हो, है ना। उसके बाद क्या डाल सकते हो, इंडस वैली रिवर का जो है वो भी डाल सकते हो आप। यहाँ पे जो कच्छ रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हो, तो कई सारे हैं यहाँ पे इश्यूज़, आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। तो 6 इश्यूज़ आप इसमें डाल देना। उसके बाद क्या है, 29th क्वेश्चन बोल रहा है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर प्रपोजल। तो यहाँ पे एक आंसर जो है ना वो आपकी थिंकिंग का, आपके आइडियाज़ का ज़रूर आएगा लिखने के लिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा एक। तो यहाँ पे आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं कि क्या आप मतलब मानते हो कि इंडिया जो है वो परमानेंट सीट पाने के लायक है यूएन के अंदर। तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारे भारत की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी रही है। दूसरा, हम यूएन में काफ़ी मात्रा में जो फंड है वो भी देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे है, वैसे अभी फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम हैं। और उसके बाद क्या है, हमारी जो आज की डेट में इकोनॉमिक पावर है, हमारी जो जीडीपी है वो भी 5th नंबर पे आ गई है। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल हमें परमानेंट सीट यहाँ पे मिलनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, though the UN has failed in preventing wars and related miseries, nations prefer its continuation. What makes the UN an indispensable organization? तो अगर जो UN है वो wars से related miseries को ख़त्म नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी वो आपको लिखना है। उसके 30th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, what are the reason being used by the Nehru for keeping India's secular? Do you think these reason were only ethnical and sentimental or were the some prudential reason as well? तो यहाँ पे नेहरू की आइडियोलॉजी आपको लिख देनी है। और में बोल रहा है, इट इज़ सेड दैट द नेशन इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन बिलीव्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड द इमेजिनेशन आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट मेक इंडिया एज अ नेशन। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको कोई भी एक आंसर अटैम्प्ट करना है, वैसे आप दोनों की प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे जो है हमारा सैम्पल पेपर 6 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ, 7 के साथ हम मिलेंगे। तो तब तक आप इसकी आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर्स लगाइए, एमसीक्यूज वगैरह देख लीजिए अच्छे से। तो और इसके जो आंसर्स हैं पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।